Good morning students, welcome back again in online classes. My dear students, yesterday we have discussed about that partition of Bengal and what was the anti-partition movement started by the Indian nationalists. And then after, according to the reduced syllabus, one topic is also very important, those we will be discussing study, Muslim League and the objectives of the Muslim League. So yesterday we have two topic completed, anti-partition movement and foundation of Muslim League and the objective of the Muslim League. Now after that in your book chapter number 6 or 7 I hope that given, and the name of the chapter Lucknow Pact, but this chapter is not coming in this academic year according to the new syllabus and reduced syllabus. Lucknow Pact not taken by the council. Now next, that is the very important portion for the first semester examination. This is the second part of the Indian history. This is known as the mass phase of the national movement. Mass phase of the national movement started from 1950. That is a very important date. It started from 1950 and finally going on 1947. So dear student, now we have discussed about that second part of the Indian history. Those are started by 1915 to 1947. In this page and in this part is also, please be carefully listen, this part is also coming in your first semester examination, understand? So this is a very important, because before that all the chapters those where we have already taught, all things are coming in your first term examination, and this portion is also coming in your first term examination. So now in mass phase of the Indian national movement, those are started from 1915 to 1947. There are three important movements and three important freedom struggle movement. Those are started by Mahatma Gandhi, and this three important topic is known as the first topic, your non-cooperation movement. नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, इस फेज में। इसके हम कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस सिलेबस। नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट, इसके कॉजेस, इसके प्रोग्राम्स क्या थे, एंड देन आफ्टर व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट। ये तीन टॉपिक इसमें पढ़ना है, नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद महात्मा गांधी का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन था, जिसको हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके में हम क्या पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, साइमन कमीशन क्या था, पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन में कांग्रेस का रिजोल्यूशन पास हुआ था 1929 में, उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम पढ़ेंगे दांडी मार्च। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका कॉजेस क्या था, साइमन कमीशन क्यों लाया गया था, पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या था, लाहौर सेशन कब हुआ था, दांडी मार्च जो हिस्टोरिकल मूवमेंट था अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, इसके बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। और फाइनली महात्मा गांधी के द्वारा जो फाइनली मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसको हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम पढ़ेंगे। फिर विषय इसमें पढ़ेंगे जापानीज थ्रेट ऑन चाइना एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप दैट इट इज क्लियर। इसके बाद आपके आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, और उसके बाद आपका आता है माउंटबेटन प्लान, और उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो आर स्टार्टेड बाय 1915 टू 1947। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। नो डाउट ये एग्जाम में तो नहीं पूछता है कि महात्मा गांधी कौन थे। महात्मा गांधी
कि स्ट्रेटजी पूछता है, मेथड पूछता है, उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूछेगा, उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पूछ सकता है, उसके बाद महात्मा गांधी का मेथड क्या था पूछ सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ सकता है, और ये सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये सारे मूवमेंट, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चाहे वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये सारे टॉपिक महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे एक बार महात्मा गांधी के लाइफ पर हम फोकस करेंगे। आपके पास बुक होगी, इस बुक में सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आई होप दैट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया है, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर में कहाँ पर? कटियावाड़ एजेंसी, जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था। कब इनकी डेथ हुई थी? जनवरी 30, जब 1948 को 78 ईयर ओल्ड थे ये। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुआ था। डॉक्ट्राइन क्या था इनके मेथड क्या था, स्ट्रेटेजी क्या था? तो सबसे पहले इन्होंने बोला था सत्याग्रह, सत्य पर अडिग रहना। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ महात्मा गांधी। सत्याग्रह पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे भी। और सत्याग्रह के ही बल पर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था, खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया था, और उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट किया था, और सभी को उनका अधिकार दिलाया था। तो बात करेंगे डॉक्ट्राइन के, इनके प्रिंसिपल के बारे में, इनके स्ट्रेटजी के बारे में। तो सत्याग्रह आता है सबसे पहला वर्ड। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ महात्मा गांधी, सत्य पर अडिग रहकर अपनी बात को मनवाना। दूसरा, महात्मा गांधी आल्सो बिलीव इन द स्वदेशी गुड्स एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा गांधी के अनुसार नॉन वायलेंस का मेथड था। और इसके बाद महात्मा गांधी आल्सो बिलीव इन द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट आपको पता होगा कि महात्मा गांधी लोगों को लेकर साथ में चलते थे। किसी भी मूवमेंट में, किसी भी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पूरे भारत को एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रिप्रेजेंट किया अपने आप को, और सभी को साथ लेकर अपने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को जारी रखा। तो मास मूवमेंट, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वदेशी, दैट इज द 4 इंपॉर्टेंट method of struggle of Mahatma Gandhi. So dear student, please one time again listen my voice, be clear. What was the method of Mahatma Gandhi? That is the 4 important method: satyagrah, non-violence, mass involvement, swadeshi, and constructive program. That is the 4 important method. Those were used by Mahatma Gandhi in the freedom struggle movement of India. सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, मास इन्वॉल्वमेंट एंड स्वदेशी एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बल पर उन्होंने देश की आजादी को दिलाने का काम किया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के जीवन की। और महात्मा गांधी के अगर जीवन की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी का जो गांधीयन एरा है, गांधीयन एरा स्टार्टेड फ्रॉम 1919 टू 1948 इज कॉल्ड द गांधीयन एरा। फ्रॉम 1919 टू 1948, कहाँ से कहाँ तक? 1919 से लेकर 1948 तक का जो टाइम है उसे हम गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, नो डाउट, गांधी प्रैक्टिस लॉ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो लॉ की प्रैक्टिस करते हुए एक बैरिस्टर बने थे, और उसके बाद भारत की आज़ादी के लिए अपनी बैरिस्ट्री की नौकरी को छोड़कर भारत में आए, और भारत में पहले छोटे छोटे आंदोलन किए। पहला जो लाइफ में उनका आंदोलन था, जो सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था भाई? चंपारण सत्याग्रह जो था वो इंडिगो कल्टीवेटर के ऊपर अंग्रेजों के जुल्म को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने, जो नील की खेती करने वाले किसान थे चंपारण जो बिहार में है, उसको आजादी दिलाने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। और चंपारण सत्याग्रह के बाद से महात्मा गांधी का नेम और फेम भारत में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मीन्स द फर्स्ट strategy and the first movement, those are started by Mahatma Gandhi, known as the Champaran Satyagraha, for which purpose? To give the right of the indigo cultivator from the British rule. इसके बाद महात्मा गांधी के जीवन का दूसरा आंदोलन था, ये सब छोटे छोटे आंदोलन थे लेकिन सभी सक्सेस हुए। दूसरा था अहमदाबाद 1918 में, जो मिल वर्कर के लिए उन्होंने लड़ा था। अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने मिल वर्कर, जो मिलों में काम करते थे, अंग्रेजों की जो मिल थी उसमें जो काम करते थे, जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनकी अधिकार को और उनकी वेज, उनकी मजदूरी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से, और इसमें भी उन्हें सफलता मिली। एंड देन आफ्टर दैट इज द खेड़ा सत्याग्रह, जो तीसरी उनकी लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई थी खेड़ा की।
जिसे हम बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको सब कुछ मिल रहा होगा, सत्याग्रह सत्याग्रह सत्याग्रह, मतलब सत्य पर अड़ी रहकर उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा और खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी को भी सफलता मिली, क्योंकि खेड़ा जो सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी, वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर था। लैंड रेवेन्यू के ऊपर क्या था? एक्चुअली द क्रॉप्स वाज पेड, the crops was paid and the farmer was not in a position to pay the land revenue to the Britishers. खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने इसलिए किया था क्योंकि जो फसल थी किसानों की वो उस साल 1918 में फेल्ड कर गई थी, लेकिन लैंड रेवेन्यू अंग्रेज उनसे लेना चाहते थे। इस लैंड रेवेन्यू, इस लगान को ना लेने के लिए महात्मा गांधी ने खेड़ा में एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और इसके बाद से देखते ही देखते खेड़ा सत्याग्रह जो लैंड रेवेन्यू के ऊपर स्टार्ट किया गया था, ये सफल हो गया। These all are the small but very effective movement. Those are started by Mahatma Gandhi, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह and खेड़ा सत्याग्रह। लेकिन 1919 का एक समय ऐसा आता है जब अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, इसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसी रॉलेट एक्ट के बाद ही महात्मा गांधी ने एक नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1919 में स्टार्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1922। जलियांवाला बाग मास्कर हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ओके, इस मास्कर के बाद, इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी क्योंकि वायलेंस नहीं चाहते थे, नॉन वायलेंस ही थे वो, उनका स्ट्रेटजी और उनका मेथड नॉन वायलेंस पर डिपेंड था। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ ही समय के बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया, इसे बीच में ही विड्रॉल कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसकी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इट इज आल्सो गिवन इन योर बुक। एंड आफ्टर दैट what was the method of struggle those are started by Mahatma Gandhi? Method of struggle क्या था? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, मास इन्वॉल्वमेंट, स्वदेशी एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। लोगों को में अंदर एक आत्मनिर्भरता के लिए गांधी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को लॉन्च किया था। आपने देखा होगा महात्मा गांधी चरखा से सूत काटते थे। उसका मतलब क्या है? दे गिव द इंफॉर्मेशन, दे गिव द एग्जाम्पल टू मेक देयर ओन गुड्स फॉर ओन सेल्फ। मीन्स अपनी जरूरत की चीजों को आप खुद बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में बिलीव करते हैं। तो ये तो आपका हो गया मेथड। इसके बाद आपकी बात आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने क्यों स्टार्ट किया, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके साथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पहला रीजन था वो था रॉलेट एक्ट। अब आपकी बुक में आइए, आपकी बुक में स्टार्ट होता होगा, आई होप कि यहां से स्टार्ट है। चलिए, मोरल वैल्यूज वगैरह गांधी के दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, जनरली ये पूछता नहीं है, बट इनके जो मेथड्स हैं इसको आप जरूर देखिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो सर्कमटेंस थे, जो रीजन थे, किस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है खिलाफत मूवमेंट। प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एंड सी द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जस्ट वी कम बैक, प्लीज सी दैट। I hope that clear. What is given? The first point, खिलाफत मूवमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये भी एक रीजन था, डाउट मत रहिएगा। रॉलेट एक्ट आल्सो अ रीजन, दैट इज अ वेरी बिग रीजन। लेकिन एक पहले आपको बुक में दे दिया होगा, क्या दिया है? खिलाफत मूवमेंट। देखो ये वर्ड जो आ रहा है खिलाफ, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या है, किस तरह का वर्ड है? खिलाफत, खिलाफ होना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले ही भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय अली ब्रदर। अली ब्रदर कौन थे? इसमें कौन किसका नाम आता है? दैट इज द टू इंपॉर्टेंट ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इन अगस्त 1920 शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दोनों लोग भारत के थे। एंड दे बोथ आर अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी, सो दे बोथ आर स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्यों स्टार्ट किया? मुसलमान जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, जो जिनको हम अली ब्रदर कहते हैं, ये भारत में अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे, भारत में अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। इसके पीछे एक रीजन था। क्या रीजन था?
एक्चुअली अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1919 का समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, याद आ रहा है कुछ? 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर चला था और 1919 जाके वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, लेकिन उसमें एक एरर था, एक कमी थी। यूरोप में वॉर हुआ था लेकिन इंडिया पर उसका इफेक्ट पड़ा था। क्या पड़ा था? एक्चुअली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, आपने देखा होगा ओटोमन एम्पायर, पढ़ा था आपने? ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर का जो मेन हेड होता था, जो रिलीजियस एडवाइजर होता था, वो वहां का खलीफा होता था। और स्पेशली जो टर्की थी, टर्की की जो खलीफा थे, टर्की के खलीफा की जो अथॉरिटी थी, वो पूरे वर्ल्ड के लोग उसको मानते थे। मीन्स द सुपरमेसी ऑफ द खलीफा ऑफ टर्की also suppressed by the Britishers in the first world war। शायद समझ में आ गया होगा या नहीं आया तो फिर आपको बता देता हूँ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन के लोगों ने टर्की को खाली कराने के लिए उस पर अटैक किया था। ओटोमन एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा था टर्की, और जब टर्की पर अंग्रेजों ने अटैक किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो टर्की के लोग और दुनिया के सारे मुसलमान ब्रिटेन को इस काम को ना करने के लिए, रोकने के लिए सलाह दी, बिकॉज the head of the Khalifa of the Turkey, known as the religious teacher of the whole Islamic society, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान थे सभी के धर्म गुरु के रूप में माना जाता था टर्की के खलीफा को। जब अंग्रेजों ने टर्की पर अटैक किया तो लोगों ने इसका विरोध किया, बट द ब्रिटिशर्स प्रॉमिस टू अमंग द मुस्लिम दैट वी नेवर denied, we never suppressed the supremacy of the Khalifa of the Turkey. After the war, we again returned the Turkey under the Khalifa. अंग्रेजों ने ये प्रॉमिस किया दुनिया के मुसलमानों से कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो हम टर्की को पहले जैसे ही छोड़ेंगे और वहां का खलीफा फिर वहां पर रिलीजियस एडवाइजर और टीचर के रूप में काम करेंगे। बट आफ्टर द 1919 के वॉर खत्म होने के बाद टर्की को पूरी तरह से ब्रिटेन ने तोड़ दिया और जो खलीफा थे उनकी स्टेटस और उनकी डिग्निटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसका विरोध हर जगह हुआ, भारत में भी इसका विरोध हुआ और उसी विरोध का नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मुसलमानों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, एंड इट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी के लिए क्या था? गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। क्या करने के लिए? टू बिकम द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है, अंग्रेज हिंदुओं के भी दुश्मन, मुसलमानों के भी दुश्मन। इसी खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर लिया, आप पढ़ेंगे बाद में। सो इट इज अ वेरी फर्स्ट रीजन एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज, द खिलाफत मूवमेंट वाज द फर्स्ट कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, खिलाफत इशू के बाद आपका नेक्स्ट आता है रॉलेट एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में दिया बेटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये आपके बुक में, इस सिलेबस में, इस साल के पोर्शन में नहीं है, तो आप सीधे आएंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1919। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था ये। 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस कानून के तहत अब ये कहा गया, नाउ एनीवन दोज हु अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट ट्रायल द ब्रिटिश ऑफिसर अरेस्ट देम। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। विदाउट एनी अरेस्ट वारंट वी कैन अरेस्ट एनी ऑफ द इंडियन दोज हु क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसी। मतलब बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी नोटिस के हम किसी भी भारतीय को कभी भी किसी भी टाइम अरेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ये था रॉलेट। ये कानून एक ब्लैक बिल था, लेकिन इसका बनने के बाद भारत में इसके अगेंस्ट रिएक्शन देखा गया। महात्मा गांधी ने इस काले कानून को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी की बात को नहीं मानी। तो दैट इज द सेकंड इशू। व्हाट वाज द सेकंड इशू? रॉलेट एक्ट। थ्रू द रॉलेट एक्ट द ब्रिटिशर्स कैन अरेस्ट एनी पर्सन फ्रॉम द इंडिया टू एनीवन एंड विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, without any vakil, without any appeal and without any dalil, they can give the punishment to any of the Indian. That is the second reason of the non-cooperation movement. इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद है कुछ? इसके बाद आपका कुछ भी नहीं आता है। इसके बाद आपका आता है
महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। जैसे ही रॉलेट एक्ट के लिए महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, महात्मा गांधी की आवाज उठाते ही बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के साथ हो गए, और महात्मा गांधी के जब साथ हुए तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया और एक रिजोल्यूशन पास किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दो पार्ट हैं, पहले को बोलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या था और निगेटिव एस्पेक्ट में क्या था, इसके बारे में हम फिर स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो सेशन और इन नेक्स्ट क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट वाज द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। थैंक यू।